Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, a period of transition. Students, before starting chapter, we'll discuss key term. First is boom town. स्टूडेंट्स कोई भी टाउन जो रिच हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए इंडस्ट्री और ट्रेड की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे? बूम टाउन. कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम है स्टूडेंट जिसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इंडस्ट्री बिजनेस जो होता है वो इंडिविजुअल्स के पास होता है, गवर्नमेंट के पास नहीं होता. ठीक है. मोनार्की हो या डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, जब सरकार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना बंद कर दे तो वो सिस्टम कौन सा है? कैपिटलिज्म. ठीक है. कॉलोनीज वो एरिया, वो कंट्री जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किसी दूसरे कंट्री के डोमिनेंस में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलोनीज. जैसे इंग्लैंड की कॉलोनी था इंडिया. इंग्लैंड हमें पॉलिटिकली भी कंट्रोल कर रहा था और इकोनॉमिकली भी कंट्रोल कर रहा था. देन इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म क्या है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल की एक्सरसाइज है स्टूडेंट, जो एक कंट्री किसी दूसरे रीजन पे करती है. जैसे अगर हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड का, तो इंडिया हो गया कॉलोनी और इंपीरियल पावर कौन था बच्चा हमारा? इंग्लैंड. ठीक है. अगर हम वियतनाम की बात करें तो कॉलोनी हो गया वियतनाम और उसका इंपीरियलिस्टिक मास्टर या इंपीरियलिज्म करने वाली कंट्री थी फ्रांस. ठीक है बात. एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल बाय अ कंट्री ओवर अदर रीजन. दूसरे रीजन पे जब एक कंट्री पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस बना ले तो उसे कहते हैं इंपीरियलिस्टिक पावर, इंपीरियलिज्म. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? वो एक फेज जहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में ट्रांसफ़र हो रही हो. एग्रीकल्चर इकोनॉमी जब मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब हैंडमेड प्रोडक्ट से हम किस में किस पे बेस कर जाएं? मशीन मेड प्रोडक्ट से, तो इसे भी क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना, मैनुअल लेबर से मशीन मेड गुड्स का यूज़ करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन. मदर कंट्री की बात करें, कंट्री दैट एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइज, देखो वो कंट्री जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस किसी कॉलोनी के ऊपर जमा रही है वो क्या होगी? मदर कंट्री. सेम जैसे हमारी इंपीरियल पावर इंग्लैंड था, वैसे ही इंग्लैंड जब इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था तो उसकी मदर कंट्री कौन होगी? इंग्लैंड. चलो, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न. एंशियंट पीरियड स्टूडेंट्स हम जैसे अशोक को पढ़ रहे हैं, बुद्धिज़्म को पढ़ रहे हैं, जैनिज़्म को पढ़ रहे थे, तो वो एंशियंट पीरियड था. मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो जो अभी हमने ऑटोमन एम्पायर को, सॉरी, टर्क्स को पढ़ा, मुगल एम्पायर को पढ़ा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सब किस में थे? मिडिवल पीरियड में. मॉडर्न पीरियड आप लोग इस साल पढ़ेंगे जब हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया में रूल करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और मॉडर्न पीरियड, मिडिवल पीरियड, एंशियंट पीरियड पूरे वर्ल्ड में आपको अलग अलग टाइम पे स्टार्ट और अलग अलग टाइम पे ख़त्म होते मिलेंगे. ये जो डिवीज़न है ये किस पे बेस्ड है? बता, यूनिक फीचर्स पे जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड को अलग करते हैं. ठीक है बात. जो ड्यूरेशन है, भले वो एंशियंट का हो, मिडिवल का हो या मॉडर्न का हो, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा. ठीक है. जैसे इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा, इंग्लैंड में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. एंशियंट पीरियड, एंशियंट पीरियड वो पीरियड है स्टूडेंट जहाँ पर हमें फर्स्ट रिकॉर्ड मिलते हैं राइटिंग्स की. एंशियंट पीरियड रेफर्स टू टाइम पीरियड बिगिनिंग विद द फर्स्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग. ये एंड होता है विद द फॉल ऑफ सिग्निफिकेंट एम्पायर्स. बहुत सारे जब सिग्निफिकेंट एम्पायर फेल हो गए, फॉल हो गए, फेल नहीं हो गए, फॉल हो गए मतलब ख़त्म हो गए, जिनका पतन हो गया, डिक्लाइन हो गए, जैसे कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन द मेडिटेरेनियन, हैन डायनेस्टी इन चाइना, हन डायनेस्टी इन चाइना, गुप्ता एम्पायर इन इंडिया. तो एंशियंट पीरियड को ख़त्म हम कब मानते हैं बच्चा? अगर इंडिया की बात करें, जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया. हन डायनेस्टी चाइना में, हन है ये, है ना, हैन नहीं है, हन डायनेस्टी इन चाइना एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन मेडिटेरेनियन. अगर हम मिडवल पीरियड की बात करें तो मिडाइवल पीरियड वो पीरियड है जहाँ पर फॉल होगा किसका? कब से स्टार्ट होगा मिडवल पीरियड? जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल होगा.
रिनाइसेंस होंगे, डिस्कवरीज होंगी, रिफॉर्मेशन मूवमेंट आएंगे, तब से हम बोलेंगे कि मिडिवल पीरियड का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टार्ट तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ हुआ है। मिडवल या मिडिल एजेस स्टार्ट होती हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल के साथ, और फिर ग्रेजुअली मर्ज हो जाती है किसमें बेटा, रिनाइसेंस और डिस्कवरीज में। मॉडर्न पीरियड जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में। ये जो पीरियड था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े रूप में इंटरैक्शंस होने लगे एमंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में इंटरेक्शन करने लगी। इसी पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड की। इंडिया भी इन चेंजेस से अफेक्ट हुआ, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चेंजेस को पढ़ें। कहाँ पर? इंडिया के। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो दो सोर्सेज हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएंगे जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड, लाइब्रेरी वर्क, बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिस्टिक एविडेंस भी आ सकते हैं, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल रिमेन जैसे मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई चूड़ी कंगन वगैरह जो हो जाए, पॉट्स हो जाए। फिर अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी सोर्सेज की, तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये रिलेटेड होते हैं और बेस्ड भी होते हैं प्राइमरी सोर्सेज पे। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू, रिपोर्ट, आर्टिकल और बुक। आपने किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को देख के अगर कोई बुक लिखी तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगी। ठीक हुई बात? चलो, ये अवेलेबल हो जाएंगे। दे आर मेड अवेलेबल टू अस ओनली आफ्टर हिस्टोरियंस स्टडी द प्राइमरी सोर्सेज। एक बार जब प्राइमरी सोर्सेज को हिस्टोरियन पढ़ लेते हैं तब जाके हमें सेकेंडरी सोर्सेज अवेलेबल हो पाते हैं, हम बना पाते हैं। जैसे एक बात और समझो, जैसे जब गांधी जी इंडिया में आए, साउथ अफ्रीका से वापस जब आ गए तो उन्होंने सत्याग्रह किए। ठीक है, तो उस टाइम के न्यूज़पेपर में सत्याग्रह की न्यूज़ आई। ठीक है, तो वो सत्याग्रह की न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में आई वो क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी। और सपोज करो मुझे गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखनी है, मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ कटिंग ली और उस टाइम की न्यूज़ देखी और उसके बाद वो न्यूज़ के आधार पर बेस पर एक बुक लिख दी, तो वो बुक क्या है, सेकेंडरी सोर्स है ना। रिनाइसेंस और रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन। रिनाइसेंस, रिनाइसेंस बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देखना, मैं तो 6 बार सीख चुकी हूँ फिर भी मैं प्रॉपर नहीं बोल पा रही हूँ। मेरा वर्जन है रिनाइसेंस, पर ये सही नहीं है। रिनाइसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीबॉर्न, रीबर्थ। ठीक है, ये जो मूवमेंट था ये मॉडर्न एजेस में आया यूरोप में, और यहाँ पर आइडियाज़ का रीबर्थ हुआ, चेंजेस हुए, लास्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज। ये जो पीरियड था यूरोपियन हिस्ट्री में ये 14 to 17 सेंचुरी तक चलता है और इसे रिगार्ड किया जाता है एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन द मिडिल एंड मॉडर्न एजेस। ये जो रिफॉर्मेशन रिनाइसेंस का पीरियड है इसे क्या कहा जाता है बेटा, कल्चरल ब्रिज। किस किस के बीच में, मिडिल और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में। ये कल्चरल मूवमेंट थी जो इटली में स्टार्ट हुई लेट मिडाइवल पीरियड में और फिर पूरे यूरोप में फैल गई, और यहीं से शुरुआत हम करते हैं अर्ली मॉडर्न एज की। जो रिनाइसेंस वाला पीरियड था, रीबर्थ, रीबॉर्न, इसने लोगों को एनकरेज किया, सोचो, रीज़न का यूज़ करो, अपना लॉजिक लगाओ, किसी भी चीज़ को देखने की एक नई अप्रोच लेके आओ। सिर्फ चर्च ने जो बोल दिया उसको ब्लाइंडली बिलीव करने से बेटर है थिंक बाय योर ओन। यहाँ से ही डेवलपमेंट होता है साइंटिफिक मेथड का। ऑब्जर्वेशन से लर्न करो, क्वेश्चन करो, एक्सपेरिमेंट करो। ये न्यू एज ऑफ डिस्कवरी थी गैलीलियो गैलीली और जो रेने डिस्केट्स थे। कौन से दो नाम है स्टूडेंट जो याद रखने हैं आपको, गैलीलियो गैलीली और रेने डेस्कार्ट्स। इन्होंने न्यू व्यू दिया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मैथ्स के ऊपर। ठीक है, और ओल्ड आइडियाज़ को चैलेंज किया। फिर कोपरनिकस की बात आई तो कोपरनिकस ने भी बात की कि भाई जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हम क्या सोच रहे हैं, सेंटर में अर्थ है, पर नहीं, सेंटर में तो कौन है, सन है। कोपरनिकस बिगेन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द होल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उनका आर्ग्यूमेंट था जो सन है वो सेंटर में है, सोलर सिस्टम के अर्थ नहीं है, जबकि पहले चर्च क्या बोलते हैं, अर्थ सेंटर में है। पर कोपरनिकस ने इस बात को ही
गलत बता दिया। की फिगर्स अगर इंग्लिश रिनाइसेंस की हम बात करें तो वो है विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम बर्ड और विलियम थर्नडेल। अब जो विलियम शेक्सपियर्स थे और जॉन मिल्टन थे, इन्होंने तो लिटरेचर लिखा है। विलियम बर्ड म्यूज़िक और विलियम थर्नडेल इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये हैं बेटा विलियम शेक्सपियर, ये हैं जॉन मिल्टन। अब हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन की। तो रिफॉर्मेशन एक टर्म है जो लैटिन से ली गई है। रिफॉर्मेशन कौन सा वर्ड है? जैसे रिनाइसेंस फ्रेंच वर्ड था, वैसे रिफॉर्मेशन लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है रेस्टोरेशन, वापस से लेना, ठीक है, किसी चीज़ को फिर से बनाना। ये बेसिकली किस रिफॉर्म की बात करते हैं? रिफॉर्म इन कैथोलिक चर्च। रिफॉर्मेशन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने इंक्वायरी के स्प्रेड को बढ़ा दिया, ठीक है, बात ऑगमेंट किया कि भाई आप सबको किसी भी चीज़ पे बिलीव करने के पहले उसको लॉजिकली सोचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया आपने उसको विश्वास कर लिया। ब्रोक अवे फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च। और बहुत सारे लोग इसी पर्टिकुलर टाइम में रोमन कैथोलिक चर्च से दूर चले गए। ये चाहते थे कि जो चर्च है वो एक्सेप्ट करे न्यू थॉट्स को और आइडियाज़ को। जो चर्च अथॉरिटी थी वो बहुत रिलक्टेंट थी, वो इन सबको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। और इसी मूवमेंट को बोला रिफॉर्मेशन। बच्चा इसमें काउंटर रिफॉर्मेशन भी हुआ जो कैथोलिक चर्च ने भी किया, ठीक है बात। पर ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी अगेंस्ट कैथोलिक चर्च, इसको लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है बात। कौन कर रहे थे बेटा? मार्टिन लूथर किंग। काउंटर रिफॉर्मेशन भी आया जो चर्च की तरफ से आया। चर्च को भी बाद में ऐसा फील होने लगा कि भाई हो सकता है कहीं हम गलत हों। चलो, देन वॉयजेस एंड डिस्कवरीज। वॉयज क्या होता है बेटा? समुद्री यात्रा। जब आप ओशन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वॉयजेस। और न्यू न्यू डिस्कवरीज पढ़ेंगे हम। जब रिनाइसेंस या रिनाइसेंस पीरियड चल रहा था तो बहुत सारी सी डिस्कवरीज हुई। सेलर्स जो थे उन्होंने न्यू सीज को, नए लैंड रूट को एक्सप्लोर किया। अब जैसे वास्को डी गामा पहुंच गए इंडिया, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका, और जो हमारे बार्थोलोम्यू थे वो तो सिर्फ कहाँ तक पहुँचे बेटा? साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे। पर ये जहाँ जहाँ भी गए इससे बढ़ गया ट्रेड। ट्रेड में बूम आया। मर्चेंट किंग को बहुत बेनिफिट मिला इस ट्रेड से फिनेंशियली, ठीक है। और जब इनको हेल्प मिलने लगी किंग्स को तो इन्होंने फाइनेंस किया सेलर्स को कि जाओ और वॉयजेस करो। जब राजा को बेनिफिट मिल रहा है ट्रेड से, मर्चेंट को बेनिफिट मिल रहा है, तो राजा ने बोला खुद पैसा देके कि जाओ नए नए ज़मीनों को ढूंढो, सी वॉयजेस करो। 51 से 506 तक इटालियन एक्सप्लोरर थे जो अटलांटिक से क्यूबा पहुँचे और अमेरिका पहुँच गए 1492 में। कौन थे वो? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, इटाली के थे। फिर हैं अमेरिगो वेस्पुची। ये इटालियन एक्सप्लोरर ही थे। इन्होंने वो सारी जगहों को फिर से विजिट किया जो कोलंबस विजिट करके गए थे और अमेरिका का नाम इनके नाम पर ही रखा गया है। फिर मेगेलन एक पोर्चुगल कंट्री से थे, पोर्चुगीज नेविगेटर थे। ये ईस्ट इंडीज़ पहुँचे 1519 में। शिप विक्टोरिया कंप्लीटेड द वॉयज राउंड द वर्ल्ड। और इनकी जो शिप थी विक्टोरिया उसने पूरी अर्थ का एक गोल चक्कर लगाया समुद्र से, ओशन। फिर हम देखेंगे भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो बूम आया ट्रेड में उसने डिमांड में भी बूम लाया। अब जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतनी ज़्यादा डिमांड भी होगी ना। तो ये जो सिचुएशन आ गई जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गुड प्रोड्यूस करना था कम से कम टाइम में, मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था बेटा पॉसिबल? क्योंकि हैंडमेड गुड्स स्लोली बनते हैं। डिमांड तो बढ़ती जा रही है, नए नए लैंड्स पे हम डिस्टेंट लैंड पे गुड बेचते जा रहे हैं पर वो बन नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा? जो डोमेस्टिक सिस्टम थी प्रोडक्शन की, इनके थ्रू इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं था।
इस सिस्टम में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो लोगों के घरों में ही होती थी, सिंपल टूल से होती थी, बेसिक मशीन से होती थी। कहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में ये सिस्टम भाई लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, बूमिंग मार्केट को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे हमने एक नया सिस्टम प्रोडक्शन का अडॉप्ट किया और फिर उसी से आएगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब स्टूडेंट एक बार अपना पीडीएफ देखा करो भेजने के पहले, अब इसमें क्या मुझे समझ में आ रहा है और क्या आपको समझ में आएगा। 18th सेंचुरी सी में डेवलपमेंट हुए, ठीक है, तो उससे न्यू सिस्टम जनरेट हुआ जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये जो नया सिस्टम था इसने बड़ी बड़ी पावर्ड मशीन का यूज़ किया, स्पेशल पर्पस मशीन बनी, फैक्ट्रीज बन गई, मास प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। अब जो मर्चेंट्स थे वो फैक्ट्री लगाने लग गए, रॉ मटेरियल लेते, वर्कर्स को काम पे रखते फैक्ट्रीज के अंदर, और वो फैक्ट्रीज में सारे इक्विपमेंट्स होते, नई मशीनें होती और प्रोडक्शन बड़े स्केल पे होने लग गया। लोगों को हायर किया जाता वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए, वर्कर्स आते काम करते। हिस्ट्री इन रियल लाइफ 1936 में चार्ली चैपलिन ने लिखा और डायरेक्ट किया मॉडर्न टाइम्स को। इस फिल्म में जो चार्ली चैपलिन थे उन्होंने आइकॉनिक लिटिल ट्रैम्प का रोल प्ले किया, जहाँ पर वो स्ट्रगल करते दिखाई दिए कि इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे स्ट्रगल करके सर्वाइव करते हैं। 1936 में चार्ली चैपलिन ने लिखा भी और डायरेक्ट भी किया एक फिल्म जिसका नाम था मॉडर्न टाइम्स। इससे क्या हुआ बेटा, जो अगारियन इकोनॉमीज थी, रूरल सोसाइटीज़ थी, काय में कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर गई। अर्बन सोसाइटीज इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। These transformation of agrarian rural societies to industrialized urban societies is known as industrial revolution। जो एग्रीकल्चर का, रूरल सोसाइटी का इंडस्ट्रियलाइज में, अर्बन सोसाइटीज़ में जो चेंज आया उसी को हमने कहा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब ब्रिटेन ही क्यों बर्थ प्लेस बना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्यों भैया, क्योंकि इंग्लैंड में आयरन ओर के डिपॉजिट थे, कोल भी था, और बेटा ना ही तो आयरन ओर के बिना कोई मशीन बन सकती थी और ना ही कोल के बिना स्मेल्टिंग का काम हो सकता था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और दोनों इंग्लैंड में थी। ब्रिटेन पॉलिटिकली बहुत स्टेबल सोसाइटी था। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, अगर स्थिर सरकार होगी तो ट्रेड और कॉमर्स बढ़ ही जाएगा, वो एनकरेज करेगी, है ना, कि भैया ट्रेड और कॉमर्स बढ़ जाए। ब्रिटेन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी जिसका उसने यूज़ किया कॉलोनीज को अक्वायर करने में, और जल्दी ही वो एक सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर बन गया। इसका मतलब है जो कॉलोनीज थी वो सप्लाई करती थी रॉ मटेरियल ब्रिटेन की फैक्ट्रीज के लिए। अगर फैक्ट्री है तो उसको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए, इनपुट के फॉर्म में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ला रहा था वो कॉलोनीज से, फिनिश गुड फिर बना के बेचता जा रहा था। सर्फडम वो कंडीशन होती है जहाँ पर एक पर्सन, एक सर्फ अपनी सर्विसेज देता है लॉर्ड को। मोस्टली ही वॉज अटैच टू द लॉर्ड लैंड एंड वॉज ट्रांसफर्ड विथ इट। ये जो सर्फ्स होते थे बेटा, ये लैंड लॉर्ड की लैंड से अटैच होते थे और वन ओनर टू अनदर ट्रांसफर होते रहते थे। एक टाइम के बाद इंग्लैंड में सर्फडम खत्म हो गया, तो जितने भी सर्फ थे वो फ्री हो गए। अब वो कहाँ काम करें, तो फैक्ट्री में काम करने को आ गए, जिससे लेबर बहुत प्लेंटी में, बहुत नंबर में अवेलेबल थे और नए नए आइडियाज़ आए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और ये जो आइडियाज़ थे ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हेल्प कर रहे थे। ये जो नए नए आइडियाज़ आ रहे थे इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प मिल रही थी। वन ऑफ दीज वॉज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन साइंटिफिक अप्रोच, और एक जो सबसे अच्छा था वो था कि साइंटिफिक अप्रोच और इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट को बढ़ाना है। इंग्लैंड सॉ इम्प्रूव्ड एंड एडवांस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लैंड में हमने देखा कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सारे सिस्टम बहुत एडवांस और इम्प्रूव होते जा रहे थे, जिससे भी रास्ता निकला अशर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जिसने भी अशर किया द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ठीक हुई बात, चलो। इंग्लैंड में इम्प्रूवमेंट हुए कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग में, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ब्रिटेन में। मेजर इन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पहली थी जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफेक्ट आया, प्रभाव पड़ा।
फ्लाइंग शटल बनाई जॉन के ने, जिसने वीविंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। द डिमांड फॉर कॉटन यार्न इंक्रीज, और कॉटन के यार्न की डिमांड बढ़ गई। बहुत सारे इन्वेंटर्स बिगेन टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग स्पिनिंग व्हील, फिर बहुत सारे इन्वेंटर आए और वो स्पिनिंग व्हील पे काम करने लग गए। तो जेम्स हारग्रीवर्स ने पेटेंट करवाया स्पिनिंग जेनी को 1770 में। ठीक है। फ्लाइंग शटल इन्वेंटेड बाय जॉन के स्पीड अप वीविंग, द डिमांड फॉर कॉटन यार्न इंक्रीज्ड। क्लियर है। बहुत सारे इन्वेंटर्स ने इम्प्रूव किया स्पिनिंग व्हील को। जेम्स हारग्रेवर ने पेटेंट करा लिया स्पिनिंग जेनी को 1770 में। इससे क्या हुआ, जो वीवर्स थे वो 8 स्पिंडल बना सकते थे इंस्टेड ऑफ 1। इसी टाइम में रिचर्ड आर्कराइट, स्पिंडल्स पता है ना जिसके ऊपर धागा लपेटते हैं, रिचर्ड आर्कराइट ने भी कुछ किया। वो क्या किया, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम डेवलप की। वो मशीन जो स्पिन कर सकती थी, अ मशीन फॉर स्पिनिंग विथ रोलर्स ऑपरेटेड बाय वाटर पावर। स्पिनिंग के लिए एक मशीन बनाई जो वाटर पावर से ऑपरेट होती थी। एडमंड कार्टराइट स्पारलूम आ गया, जिसमें स्पिनिंग जेनी भी थी और वाटर फ्रेम भी थे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एली विटनी कॉटन गिन आई, जो दूसरे इन्वेंशंस थे, और भी इन सब के अलावा और दूसरे भी इन्वेंशन थे जिन्होंने क्लॉथ के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। 2 मेन सेंटर्स बने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, एक लैंकाशायर लैंकाशायर और योर्कशायर लैंकाशायर, ये दोनों इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। ये कॉटन गिन है। जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टूडेंट डेवलप हो रही थी, प्रोग्रेस दूसरी फील्ड्स में भी कंटिन्यू थी। जेम्स वॉट और जॉर्ज स्टेफेंसन ने डेवलप किया स्टीम इंजन को, जिससे ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल का इजीली होने लगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हैं आपके जॉर्ज स्टेफेंसन और ये हैं जेम्स वॉट। एग्रीकल्चर भी भाई अफेक्ट हुआ इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, क्योंकि बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस हुए, जैसे रीपर अलाउड अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल टू फिजिकली कट द वीट स्टॉक। वीट के स्टॉक को कट करने के लिए अब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं थी। एक समय में ये रीपर से बहुत आसानी से हो जा रहा था। ठीक है। सिक्कल मतलब जो हंसी है दराते से हम काटते थे, उससे ज़्यादा अच्छे से रीपर से कट रहा था। थ्रेशर आ गई। थ्रेशर अलाउड अ स्मॉलर टीम टू थ्रेश द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ मच लार्जर क्वांटिटी ऑफ व्हीट। थ्रेशर मतलब जैसे जब आप गेहूँ काट लेते हो तो उसके ऊपर जो भूसा होता है, जो स्टाक लगे होते हैं, उसको अलग करने के लिए क्या भी आ गई, थ्रेशर आ गई। कम समय में कम लोगों की हेल्प से ज़्यादा काम होने लग गया। प्रोडक्शन ट्रमेंडसली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ऑलमोस्ट ऑल मेजर इंडस्ट्रीज अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सारी मेजर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अफेक्ट हो रही थी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फिर फ्रांस गया, जर्मनी गया, रशिया गया, और फिर यूरोप के दूसरे पार्ट्स में। लेटर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाई। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with impact of industrial revolution. One more thing, this is your work. इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या कहना चाह रही है ये स्टोरी। ये है आपका रीपर और थ्रेशर। ठीक है।